हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ, जिसका नाम है गीत और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो प्यारे बच्चों, हमने गीत का जो पहला हमारा पद्यांश था उसको हमने देख लिया है और अब ये पद्यांश 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके आगे के पद्यांशों को भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच जाए प्यारे बच्चे। और अब तक के मिले आपके सहयोग सपोर्ट को के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। अब तक जो आपने सहयोग सपोर्ट दिखाया है, प्रत्येक बच्चे के लिए दिल से शुभकामनाएं। आप सभी आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा, सबसे शानदार अंकों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी कामना, यही मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी, अगर चाहे साहित्यिक वाले हों या सामान्य वाले हिंदी वाले बच्चे हों, दोनों 90 पार रहें, 90 क्या 95 पार रहें, 98 99 जाएं, यही मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है, आपने सभी वीडियोस को देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये कारनामा करेंगे जरूर। तो प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को, जिसका नाम है गीत और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो इसको आप कर लेंगे स्टार, इसको आप स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने स्टार आप लगा सकते हैं लगा लें। और आप नीचे देख सकते हैं 2019 से लेकर के 20, 24 और 25 तक के पेपरों में ये आया हुआ पद्यांश है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और ये पाठ ही आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, आइए इस पद्यांश के भी हम सभी सरल अर्थ को जानते हैं। और सरल अर्थ को जानने के बाद प्यारे बच्चे, सभी की हम व्याख्या करेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे, बस यही निवेदन है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके सहयोग से यह चैनल दिन प्रतिदिन आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चे, आप लिख लीजिए, चाहे पेंसिल से अपनी किताब पर लिख लीजिए, चाहे पेन से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा उसी अनुसार आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। तो ये जो पद्यांश है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें बात क्या कही गई है। तो आप सब जानते हैं कि जब राम सीता वनवास जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण भी चले जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जाते हैं प्यारे बच्चों, तो स्थिति क्या होती है, उर्मिला यहाँ विरह वेदना में व्याकुल रहती हैं। तो उनकी विरह वेदना में व्याकुल बैठी होती हैं वो, और अपनी किसी सही सखी सहेली को ढूंढती हैं कि किस प्रकार अपने मन के बोझ को हल्का किया जाए, क्योंकि बातों से मन हल्का होता है। तो उनके पास एक सखी आती है। तो जब सखी आती है तो वह उस सखी से अपने प्रियतम श्री या लक्ष्मण के विरह वेदना में जो व्याकुलता उनकी होती है उसका वर्णन करती हैं। और वो वहाँ खंजन पक्षी आते हैं, तो मतलब उनकी विशेषताओं को धूप से, खंजन पक्षी से, खिले हुए कमल से, लाल बंदूक के फूल से विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर उन बताती हैं कि ये सब चीजें जो हो रही हैं मेरे प्रियतम लक्ष्मण के कारण हो रही हैं, उनका आभास दिलाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। तो बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक चित्रण किया गया है, जिसमें वह शरद ऋतु के माध्यम से अपने प्रियतम अपने प्रियतम लक्ष्मण को याद कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें यही पूरी बात बताई गई है। तो आइए सब हम एक एक करके पहले सरल अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, एक एक शब्द का आप सरल अर्थ लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे। तो निरख, निरख का लिखिए देखो, निरख का हो जाएगा देखो। ठीक है। सखी, अब अपने जी सखी से कह रही हैं तो सखी का नाम नहीं, तो हे सखी कर लेंगे, सखी का हे सखी कर लीजिए। ये मतलब ये ऐसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। खंजन, ये पक्षी है तो आप खंजन पक्षी लिख लीजिए। आए मतलब आ गए हैं, आ गए हैं, चाहे यहाँ आ गए हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फेरे मतलब घुमाए हैं, घुमाए हैं। उन, उन ये लक्ष्मण के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन, उन मेरे का ही हो जाएगा, मेरे प्रियतम लक्ष्मण, मेरे प्रियतम लक्ष्मण।
रंजन का मतलब आनंदित करने वाले या मन को आनंदित करने वाले। नयन, नयन मतलब नेत्रों को या आंखों को। इधर, इधर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मन भाए, मन भाए मतलब मन को प्रसन्न करने वाले, मन भाए मतलब मन को प्रसन्न करने वाले, ठीक है। फैला मतलब फैला का फैली कर लीजिएगा, क्योंकि फैली करके ही वाक्य बनेगा, फैली कर लीजिएगा। उनके, उनके ऐसे ही रहेगा, उनके लक्ष्मण के लिए आया है तो चाहे आप उनके लिखें चाहे मेरे प्रियतम लक्ष्मण की, मेरे प्रियतम लक्ष्मण की। तन मतलब शरीर की, शरीर की। आतप मतलब गर्मी, आतप मतलब गर्मी, गर्मी। मन का मन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सर मतलब तालाब या सरोवर, तालाब या सरोवर। सरसाए मतलब सरसता के कारण, सरसाए मतलब सरसता, सरसता लिखिएगा, सरसता, ठीक है। घूमे मतलब घूमे हैं, है ना, या टहल रहे हैं। वह मेरे प्रियतम लक्ष्मण। इस ओर, इस ओर मतलब मेरी तरफ उर्मिला अपने लिए कह रही, इस ओर इधर की ओर, या इस ओर भी कह के आप कर सकते हैं। वहां जहां लक्ष्मण है वहां। ये हंस, तो ये हंस ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ उड़ आए, यहाँ उड़ आए हैं। यानी अब ये बताना चाह रही हैं इस पंक्ति में कि ये जो हंस आए हैं ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि ये मेरे प्रियतम लक्ष्मण की जो गति है वो वहां मेरी तरफ घूमे होंगे, टहल रहे होंगे, और उनकी गति का आभास दिलाने के लिए यहाँ उड़कर चले आए हैं। यही बात इसमें बताने का प्रयास कर रही हैं। आगे करके ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान मतलब स्मरण, स्मरण। आज ऐसे ही रहेगा। इस, इसे हो गया है, इस कर लीजिएगा। इस जन मतलब ये उर्मिला के लिए आया है तो मेरा कर लीजिएगा, मेरा। निश्चय मतलब निश्चित रूप से। वह मतलब मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम। मुस्काए मतलब मुस्कुराए होंगे, मुस्कुराए होंगे। यानी ये बात यहाँ पर बता रही हैं कि आज मेरा निश्चित रूप से मेरा स्मरण करके वे मुस्कुराए होंगे, जिसके कारण, जिसके कारण। फूल, फूल, फूल उठे हैं ऐसे ही रहेगा। फूल उठे मतलब खिल गए हैं, खिल गए हैं। फूल उठे हैं मतलब खिल गए हैं। कमल, कमल के फूल, कमल के फूल। अधर से मतलब होठों के समान, होठों के समान, होठों के समान। ये है ऐसे रहेगा। बंदूक ये लाल रंग का फूल होता है, बहुत लाल होता है, तो उसी की बात कही, लाल रंग का बंदूक। तो बंदूक कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं, या लाल रंग के बंदूक के समान। सुहाए मतलब सुंदर दिख रहे हैं। अब इसमें क्या बात कही गई, दो लाइन का मैं समझा दे रहा हूँ। कह रही है कि आज निश्चित रूप से मेरे प्रियतम लक्ष्मण मेरा स्मरण करके मुस्कुराए हैं, जिसके कारण, जिसके कारण उनके हंसी से ये कमल के फूल जो है खिल गए हैं, और जो ये लाल बंदूक के फूल हैं वो मेरे प्रियतम लक्ष्मण के होठों के समान सुंदर दिख रहे हैं। तो इसमें ये बात बताई गई है। आगे कहती हैं स्वागत ऐसे ही रहेगा, स्वागत, दोनों स्वागत का ऐसे ही रहेगा, स्वागत करके हम व्याख्या कर लेंगे। शरद, शरद ऋतु के लिए आया है, वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद शरद ऋतु आती है, तो उसी की बात कही गई है। भाग्य से ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, भाग का, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से। मैंने ये उर्मिला के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा। दर्शन पाए, दर्शन पाए, दर्शन प्राप्त किया है, दर्शन प्राप्त किया है। अब थोड़ा-सा यहाँ जोड़ना पड़ेगा। दर से कहती हैं कि मैंने बड़े भाग से दर्शन पाया है, क्योंकि तुम्हारे आगमन मात्र से मैंने खंजन पक्षी में अपने प्रियतम के नेत्रों की, और उनके जो फैली हुई धूप है उनके, उसमें उनके तप की, हंसों में उनकी गति की, कमल में उनकी मुस्कान की, और लाल फूलों में उनके होठों का आभास पाया है। तो अभी मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा भी, बस वीडियो पर पूरा बने रहिए। आगे लिखते हैं नभ, नभ ने, नभ मतलब आकाश, इससे को ने कर लीजिएगा, आकाश ने। मोती का ओष रूपी मोती, मोती का हो जाएगा ओष रूपी मोती। वारे मतलब न्यौछावर किए हैं। लो मतलब लो ऐसे ही रहेगा। ये को थोड़ा सा बढ़ाइए, ये मेरी आंखें, ये मेरी आंखें। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, आंसू। अर्घ मतलब, अर्घ ये पूजा का जल होता है, लोग अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो लोटे से चढ़ाते हैं, कभी
अंजुलि से चढ़ाते हैं, जैसे भी चढ़ा पाते हैं लोग तो चढ़ाते हैं। अर्घ मतलब पूजा का जल होता है, ठीक है। भर लाए मतलब भर लाई हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया है प्यारे बच्चे। अब हम एक बार इसका प्रसंग समझ लेते हैं। प्रसंग समझने के बाद में हम इसका सरल अर्थ में एक बार आपको व्याख्या बताएंगे, फिर उसके बाद फिर से एक शानदार व्याख्या करेंगे, जिसको आपको लिख लेना होगा, और लिख लेने मात्र से आप पूरा व्याख्या अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या कहा गया है प्यारे बच्चे? तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, और प्रसंग में आप लिख लेंगे, मैं बता रहा हूँ प्रसंग उसी प्रकार आप लिख लेंगे, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लिया जाता है। तो प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे, अपनी कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा प्रसंग। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में बिरहेड़ी उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत करने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, यानी स्वागत कर रही हैं शरद ऋतु का, तो ये बताया गया। तो प्रसंग हो गया आपका। अब देखिए जो व्याख्या है, व्याख्या में सबसे जरूरी बात जो होती है प्यारे बच्चे, व्याख्या समझना, व्याख्या के बारे में जानना। तो व्याख्या आप तभी कर पाएंगे जब सबसे पहली बात तो आपको सभी शब्दों के सरल अर्थ पता हो, एक नंबर। और दूसरी बात जो है आपको वाक्य बनाना आता हो। और उससे भी जरूरी बात होती है कि कुछ शब्द जो वाक्य को आपके पूरा पूरा करते हैं, वह शब्द जोड़ने आपको आने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे शब्दों को मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा, और बस ये ध्यान रखूंगा कि अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि मैं कब कब कहाँ कहाँ अर्थों को बढ़ा रहा हूँ, कब कब कहाँ दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इसमें तो सबसे पहले व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या, और थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ करके लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। इन पक्षी को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे प्रियतम और मेरे मन को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने खंजन पक्षी के रूप में मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाले नेत्रों को इधर घुमाया है। फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। इन खंजन पक्षी को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने खंजन पक्षी के समान सुंदर और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाली अपनी नेत्रों को इधर घुमाया है। ठीक है, ये 2 लाइन का हो गया। आगे अब थोड़ा सा फिर से जोड़ना पड़ेगा आपको। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, ये जो तुम धूप देख रही हो, ये धूप नहीं है बल्कि तपस्या के कारण, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, ये जो तुम धूप देख रही हो, ये धूप नहीं बल्कि तपस्या के कारण, तपस्या के कारण, बाजे लाइन पे, तपस्या के कारण मेरे प्रियतम लक्ष्मण के शरीर की गर्मी फैली हुई है, गर्मी फैली हुई है। और उनके मन की सरसता के कारण तालाब में या सरोवर में कमल के फूल खिल गए हैं। अब थोड़ा सा और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कि इन खिले हुए कमल के फूलों को देखकर मेरा मन
इस प्रकार प्रसन्न हो उठा है मानो मुझे मेरे प्रियतम के स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। इनका क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे सखी मेरे प्रियतम वहाँ इस ओर घूमे होंगे, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, घूमे होंगे जिस कारण उनकी गति का स्मरण कराने के लिए ये हंस यहाँ उड़ आए हैं। ये हंस यहाँ उड़ आए। फिर से समझ लीजिए। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे सखी मेरे प्रियतम वहाँ इस ओर घूमे होंगे या टहल रहे होंगे जिस कारण उनकी गति का स्मरण कराने के लिए ये हंस यहाँ उड़ आए हैं। आगे उर्मिला कहती हैं कि निश्चित रूप से आज मेरा स्मरण करके मेरे प्रियतम मुस्कुराए होंगे जिस कारण ये कमल के फूल खिल उठे हैं और यहाँ बंदूक के लाल फूल उनके होठों के समान सुंदर दिख रहे हैं। इन दो लाइन का फिर समझ लीजिए। आगे उर्मिला कहती हैं कि निश्चित रूप से आज मेरा स्मरण करके मेरे प्रियतम मुस्कुराए होंगे जिस कारण ये कमल के फूल खिल उठे हैं और ये बंदूक के लाल फूल उनके होठों के समान सुंदर दिख रहे हैं। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है क्योंकि मैंने बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन को प्राप्त किया है। थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, प्राप्त किया है क्योंकि तुम्हारे आगमन से खंजन पक्षी में अपने प्रिय के नेत्रों की, फैली हुई धूप में अपने प्रिय के तप की, हंसों में अपने प्रिय की गति की, खिले कमल में प्रिय की हंसी की और बंदूक के लाल फूल में अपने प्रिय के होठों का भास प्राप्त किया है। हे शरद ऋतु तुम्हारे स्वागत में आकाश ने भी ओश रूपी मोती न्यौछावर किया है। ये लो मेरी आंखें भी आंसू का अर्घ भर कर लाई हैं, अर्थात मेरी आंखें अपने अश्रु जल से तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। तो इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार हमने पूरी व्याख्या आपको प्यारे बच्चे बता दी है, तो दूसरी बार की व्याख्या अब एक बार फिर से करूंगा। तो मैं बिना रुके हुए व्याख्या करूंगा। इस बार की व्याख्या आप क्या करेंगे, इस बार की व्याख्या आप लिख लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी देखो ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। इन खंजन पक्षी को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने खंजन पक्षी के समान सुंदर और मेरे मन को
प्रसन्न करने वाली आँखों को इधर घुमाया है। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, ये जो तुम धूप देख रही हो, ये धूप नहीं बल्कि तपस्या के कारण मेरे प्रियतम लक्ष्मण के शरीर से फैली हुई धूप है। मेरे प्रियतम लक्ष्मण के मन के सरसता के कारण सरोवर में कमल के फूल खिल गए हैं। इन खिले हुए कमल के फूलों को देखकर मेरा मन इस प्रकार प्रसन्न हो गया है, मानो मुझे अपने प्रियतम लक्ष्मण के स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। आगे उर्मिला सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे प्रियतम लक्ष्मण वहाँ इस ओर टहल रहे होंगे, जिस कारण उनकी गति का स्मरण कराने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, निश्चित रूप से आज मेरा स्मरण करके मेरे प्रियतम लक्ष्मण मुस्कुराए होंगे, जिस कारण कमल के फूल खिल उठे हैं और ये लाल रंग के बंदूक के फूल उनके होठों के समान सुंदर दिख रहे हैं। आगे उर्मिला शरद ऋतु से कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। बड़े भाग से मैंने तुम्हारे दर्शन को प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारे आगमन से खंजन पक्षी में अपने प्रिय के नेत्रों की, धूप में प्रिय के तप की, हंस में अपने प्रिय की गति की, खिले हुए कमल में प्रिय की मुस्कान की और बंदूक के फूल में अपने प्रिय के होठों का आभास हुआ है। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे शरद, तुम्हारे स्वागत में आकाश ने ओस रूपी मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरी ये आंखें भी अर्घ जल भर लाई हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण व्याख्या हो गई प्यारे बच्चे। अब सबसे जरूरी बात है कि जो प्रस्तुत पद्यांश है, ये नीचे के जो दिए प्रश्न हैं इनको हल करना। तो इनको अगर आप हल कर ले जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 10 नंबर पा जाएंगे। तो पहला प्रश्न संदर्भ, तो मैं संदर्भ इससे पहले वाले पद्यांश में भी आपको बता चुका हूँ। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के गीत नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरणगुप्त जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो मैं पूरे की व्याख्या बता चुका हूँ। रेखांकित का मतलब होता है जिन लाइन पे रेखा लगी हुई है। तो ये 2 लाइन पे रेखा लगी हुई है, किसी पे भी लग सकती है आपके बोर्ड में। तो आप ये जाने कि रेखांकित व्याख्या कैसे करनी है। तो मैंने पूरे की व्याख्या बता दी है। अब आपको बोर्ड में केवल इन 2 लाइनों की व्याख्या लिखनी रहेगी। एक बार फिर से मैं व्याख्या बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। प्रस्तुत व्याख्या हेडिंग डालने से पहले थोड़ा-सा आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो फेरे उर कर देंगे, फेरे उर उन कर देंगे, डैश डैश करेंगे, सरसाए। उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है, और यही पेपर में छाप करके चले आएंगे। तो प्रस्तुत अंश में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। इन खंजन पक्षी को
देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने इन खंजन पक्षी के रूप में सुंदर और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाली अपनी नेत्र आँखों को इधर घुमाया है। हे सखी, ये जो तुम फैली हुई धूप देख रही हो, यह धूप नहीं बल्कि तपस्या के कारण मेरे प्रियतम लक्ष्मण के शरीर की गर्मी फैली हुई है। मेरे प्रियतम लक्ष्मण के मन की सरसता के कारण तालाब में, सरोवर में कमल के फूल खिल गए हैं और इन कमल के फूलों को देखकर मेरा मन इस प्रकार प्रसन्न हो गया है, मानो मुझे मेरे प्रियतम लक्ष्मण के स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। तो इतना आप लिख देंगे तो क्या होगा, आपका जो उत्तर है वो पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे कहा गया है कि तीसरा प्रश्न, खंजन पक्षी को दिखाने का क्या तात्पर्य है? तो क्यों दिखा रही भाई खंजन पक्षी को? हाँ, बताइए जल्दी से। तो आपको लिखना पड़ेगा कि खंजन पक्षी को दिखाने का तात्पर्य, उर्मिला अपनी सखी को यह बताना चाहती हैं कि मेरे मन को आनंदित और प्रसन्न कर देने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने खंजन पक्षी के समान ही सुंदर अपने नेत्रों को मेरी तरफ घुमाया है। घुमाया है, इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो काव्यांश में बताइए कौन सी ऋतु आई है? तो आप देख सकते हैं शरद ऋतु। तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपको व्याख्या आ गई तो चाहे 1000 प्रश्न बन जाएँ उस पर पद्यांश से, आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएँगे प्यारे बच्चे, और इसको आप बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो चौथा प्रश्न भी आपका हो गया, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। नयन और कमल शब्द के एक-एक पर्यायवाची, तो भाई अब देखिए नयन नयन का आप लिख लीजिए नेत्र लिख लीजिए, है ना? नेत्र लिख लीजिए, चक्षु लिख लीजिए, दृष्टि लिख लीजिए, दीदा भी लिख सकते हैं, है ना? ये सारी पर्यायवाची आँख की हैं, और भी लोचन है न, ये भी है। तो एक ही आपको लिखना, लेकिन मैंने कई बता दी। कमल तो भाई आप जानते हैं, पानी के पर्यायवाची में ज जोड़िए, कमल की पर्यायवाची पा जाइए। तो नीरज है, पंकज है, जलज है, तोयज है, अंबुज है, सब कमल की पर्यायवाची है। तो एक-एक लिखना था, मैंने कई सारी बता दी। तो इस प्रकार ये भी जो आपका पद्यांश जो सबसे महत्वपूर्ण है, गीत से अगर कोई पूछा जाता है तो यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप इसको पढ़ लिए, समझ लिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अगले जो पार्ट में है, बाकी के जो बचे हुए गीत के पद्यांश हैं, उनको लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।